तो आज के डीप डाइव के लिए जो स्रोत है हमारे पास वो बहुत ही कमाल के हैं। हम सबने ढोला मारू की कहानी तो सुनी ही है, पर ये स्रोत बताते हैं कि राजस्थान की ये मशहूर प्रेम कहानी असल में उस दौर की सियासत, मजबूरी और कला का एक जीता जागता दस्तावेज है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ कहानी सुनना है भी नहीं, बल्कि उसके पर्दों के पीछे झांकना है, ये समझने के लिए कि एक लोक कथा कैसे अपने वक्त का आईना बन जाती है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। ये सिर्फ एक राजकुमार और राजकुमारी की कहानी नहीं है, बल्कि उस रेगिस्तानी साहस की कहानी है जो मौत के बाद भी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता। कहानी की शुरुआत होती है दो रियासतों से, पूगल और नरवर। पूगल में उस वक्त कहते हैं भयानक अकाल पड़ा था। और देखिए, यहीं पर पहला मतलब सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। वहीं पर ढोला और मारू का बाल विवाह होता है। हाँ, बाल विवाह। पर यह शादी कोई रोमांटिक परंपरा नहीं थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि ढोला सिर्फ 3 साल का था और मारू, सोचिए, 1.5 साल की। एक गठबंधन। बिल्कुल, एक राजनीतिक गठबंधन। लेकिन वक्त के साथ ये सौदा जैसे भुला दिया जाता है। ढोला बड़ा होकर नरवर का राजा बनता है और उसे अपनी बचपन की शादी याद ही नहीं रहती। भूल जाता है वो, और वो मालवा की राजकुमारी मालवणी से दूसरी शादी कर लेता है। अच्छा। और ये जो मालवणी का किरदार है ना, वो उस दौर की, जिसे हम कहते हैं पैलेस पॉलिटिक्स, उसका बिल्कुल सटीक चित्रण है। मतलब वो बेहद शातिर थी। उसे जैसी मारू के बारे में पता चलता है, वो ये पक्का करती है कि पूगल से आने वाला कोई भी संदेश ढोला तक ना पहुंचे। इसके लिए वो हर संदेश वाहक को मरवा देती थी। हर एक को? हर एक को। ये उस दौर की सच्चाई थी, जहां निजी रिश्ते, भावनाएं, ये सब सत्ता के खेल के आगे अक्सर हार जाती थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब रास्ते बंद थे, तो मारू की आवाज ढोला तक पहुंची कैसे? संगीत के जरिए, कला के जरिए। संगीत? हाँ, मारू के पिता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ढाड़ी यानी पेशेवर लोक गायकों की एक टोली नरवर भेजी। और ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये दिखाता है कि उस दौर में कला सिर्फ मनोरंजन नहीं थी। वो दबे कुचलों की आवाज और संचार का सबसे शक्तिशाली हथियार थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो संगीत ने अपना रास्ता बनाया। मतलब संगीत ने वो कर दिखाया जो कोई सेना या दूत नहीं कर पाए। बिल्कुल। उन ढाड़ियों ने ढोला के महल के नीचे डेरा डाला और मल्हार राग में मारू के विरह और उसके सौंदर्य के गीत गाने शुरू कर दिए। अच्छा। उन्होंने मारू की तुलना रेगिस्तान में खिलने वाले फूल से की और कहते हैं कि वही धुन, वही बोल जब ढोला के कानों में पड़े तो उसकी भूली हुई यादें ताजा हो गईं। और सच जानते ही वो निकल पड़ा होगा तुरंत। ढोला एक खास तेज रफ्तार वाले ऊंट पर सवार होकर पूगल के लिए निकल पड़ता है। और वही तस्वीर, ऊंट पर सवार ढोला मारू की, आज भी हम देखते हैं ना। राजस्थानी लोक कला की पहचान बन गई है वो। हाँ, बिल्कुल वही उनका मिलन होता है। पर कहानी का असली दर्दनाक मोड़ तो अब आता है वापसी के सफर में। हाँ, सबसे दुखद हिस्सा वापसी का सफर है। रास्ते में धोखे से ढोला को मार दिया जाता है, और ये दिखाता है कि राजनीतिक ईर्ष्या कैसे निजी दुश्मनी में बदल जाती थी। और ढोला की मौत के बाद मारू वो करती है जो इस कहानी को हमेशा के लिए अमर बना देता है। वो सती हो जाती है। हाँ, और हमें ये आज के नजरिए से नहीं, बल्कि उस दौर के नजरिए से देखना होगा। 15वीं सदी के समाज में इसे प्रेम की पराकाष्ठा माना जाता था, एक सर्वोच्च बलिदान। सही। आज ये एक भयानक कुप्रथा लगती है, लेकिन उस वक्त के समाज के लिए ये सच्चे प्रेम पर मोहर लगाने जैसा था। और शायद इसी बलिदान की वजह से ये कहानी इतिहास की किताबों से निकलकर लोगों के दिलों में बस गई और फिर कला में भी अमर हो गई। हाँ, मारवाड़ जोधपुर की चित्रकला का एक अहम हिस्सा बन गई। उन चित्रों में उनके कपड़ों से लेकर गहनों तक उस दौर की पूरी संस्कृति झलकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ढोला मारू की कहानी एक दुखद प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा है। ये तो 15वीं सदी के राजस्थान का एक तरह का कल्चरल टाइम कैप्सूल है। बिल्कुल सही। और ये कैप्सूल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वो चीजें सहेज कर रखता है जो इतिहास के शिलालेखों में नहीं मिलती। उस समाज की भावनाएं, प्रेम की जटिलताएं और विश्वासघात का दर्द। कहानी तो खत्म हो जाती है, पर एक सवाल जरूर पीछे छूट जाता है, और वो ये कि क्या मारू का बलिदान सिर्फ प्रेम का प्रतीक था, या शायद उस दौर में एक राजकुमारी के लिए अपने सम्मान और अस्तित्व को जताने का यही एक तरीका बचा था।